तैयार रहिए, स्टार्ट। आज चुनावी नतीजों का दिन है। दोपहर बाद साफ हो जाएगा कि मतदाताओं ने किस दल अथवा गठबंधन को 5 राज्यों में अगले 5 वर्ष के लिए सत्ता की बागडोर सौंपी है। यूं तो हर राज्य के नतीजों पर देश की नज़र टिकी है, लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल है। इसलिए नहीं कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यह देश का तीसरा बड़ा राज्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह ममता बनर्जी का गढ़ है। ऐसा गढ़ जहां ममता पिछले 3 चुनाव में एक तरफा जीत का परचम लहराती आ रही हैं। और इस बार भी अगर ममता जीती तो लगातार 4 चुनाव जीतने वाली देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होंगी। ममता के इसी गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ममता के हाथ से सत्ता छीनने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन बाजी हाथ नहीं लगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एग्जिट पोल को सही साबित करते हुए भाजपा यहां कमल खिलाने में कामयाब होगी। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी नई सरकारों का गठन होगा। तमिलनाडु में हमेशा की तरह मुकाबला क्षेत्रीय दलों द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच है। यहाँ अभिनेता विजय ने मुकाबले को तीसरा कोण देने की भरपूर कोशिश की है। केरल के चुनावी नतीजे भी दिलचस्प रहने वाले हैं। एग्जिट पोल यहाँ कांग्रेस नीत UDF को जिता रहे हैं। इस बार अगर कांग्रेस गठबंधन ने वामपंथी गठबंधन को हरा दिया तो पहली बार 5 दशकों में देश से वाम मोर्चा सरकार बाहर हो जाएगी। पूर्वोत्तर में असम में एग्जिट पोल भाजपा की हैट्रिक लगवा रहे हैं। 5 राज्यों में यही एकमात्र राज्य है जहां भाजपा को सर्वाधिक उम्मीद है। पुडुचेरी में फिलहाल NDA की सरकार है और अधिकांश एग्जिट पोल उसकी जीत बता रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति पर भी असर डालेंगे। बंगाल में अगर भाजपा जीतती है तो इससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक बार फिर साबित होगी। भाजपा की जीत उसके और उसके सहयोगियों के मनोबल को बढ़ाएगी, जिसका सीधा असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। लेकिन अगर ममता अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहीं तो ये उनके करिश्मे पर तो मोहर लगाएगा ही, साथ ही भाजपा विरोधी खेमे में भी ऑक्सीजन का काम करेगी। केरल में कांग्रेस की जीत उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। चुनावों में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस एक बार फिर अपने दक्षिण के गढ़ को मजबूत करेगी। लेकिन केरल में अगर वाम मोर्चा जीता तो ये विचारधारा की जीत के बजाय मुख्यमंत्री 81 वर्षीय P विजयन की जीत मानी जाएगी, जो पिछले 10 वर्षों से केरल का मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं। असम में यदि भाजपा जीती तो हिमंत बिस्वा शर्मा का कद और बढ़ेगा। भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार खरीदना केवल एक उपयोगिता की वस्तु लेना नहीं होता। यह वर्षों की बचत, त्योहारों के बोनस की जमा पूंजी और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है।
लेकिन वर्तमान में सरकार की नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के सख्त नियमों ने इस निवेश को एक समयबद्ध देनदारी में बदल दिया है। 15 साल पूरे होने के बाद वाहन को अनिवार्य रूप से रिटायर करने का नियम न केवल व्यक्तिगत आर्थिक झटका है बल्कि व्यापक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी की बर्बादी का भी मुद्दा है। अर्थशास्त्र का सरल सिद्धांत है कि किसी भी संपत्ति का उपयोग उसकी पूरी कार्यक्षमता तक किया जाना चाहिए। दरअसल भारत के मध्यम वर्ग की जीवन शैली पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। वहाँ कार रोजमर्रा की जरूरत कम और खास मौकों का साधन ज़्यादा होती है। अनुमान के अनुसार भारत में अधिकांश निजी कारें 15 साल में मुश्किल से 1 लाख किलोमीटर तक चलती हैं, जबकि तकनीकी रूप से आधुनिक इंजन 3 लाख किलोमीटर तक चलने के लिए तैयार किए जाते हैं। जब हम 1 लाख किलोमीटर चली हुई एक फिट गाड़ी को केवल इसलिए नष्ट करते हैं क्योंकि उसने कैलेंडर पर 15 साल पूरे कर लिए हैं, तो हम वास्तव में उस संपत्ति की 60 से 70% उत्पादक क्षमता को नष्ट कर रहे होते हैं। दरअसल मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की EMI पहले ही उसकी डिस्पोजेबल इनकम का बड़ा हिस्सा ले लेती है। जब सरकार एक ठीक ठाक कार को जबरन सड़कों से हटाती है तो वह उस परिवार को 10 से 15 लाख रुपए के नए खर्च की ओर धकेलती है। यह नई खरीद अक्सर भारी ब्याज वाले ऑटो लोन के माध्यम से होती है। जिस पैसे का उपयोग बच्चों की उच्च शिक्षा, भविष्य के निवेश या अन्य उत्पादक कार्यों में हो सकता था, वह पैसा समय से पहले एक ऐसी संपत्ति नई कार में फंस जाता है जिसकी आवश्यकता केवल नियमों के कारण पड़ी है। यह मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को कृत्रिम रूप से कम करने जैसा है। सरकार का तर्क है कि इससे नई गाड़ियों की मांग बढ़ेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूती मिलने के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह तर्क ब्रोकन विंडो फैलेसी जैसा है। खिड़की तोड़कर कांच वाले को काम देना प्रगति नहीं है। एक नई कार के निर्माण में भारी मात्रा में स्टील, प्लास्टिक, रबर और ऊर्जा की खपत के साथ पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सरकार का यह भी तर्क है कि पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों की तुलना में 10 से 12 गुना ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन इसका समाधान एक तरफा प्रतिबंध नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार गाड़ियों के इंजन को समय समय पर अपडेट एवं बदलाव कर सकती है। विराम।